हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस वीडियो के साथ एक नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। जैसा कि आप अनवरत निष्ठा मॉड्यूल ऑनलाइन प्रशिक्षण ले रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी मॉड्यूल का अध्ययन अच्छी तरह करें ताकि यह निष्ठा कार्यक्रम भविष्य में आपके शिक्षा क्षेत्र के लिए भी लाभदायक हो। इस श्रृंखला में हम प्रत्येक मॉड्यूल के पीडीएफ से आपने क्या सीखा व उस मॉड्यूल से जुड़े तथ्यों को और महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर अंडरलाइन कर आपसे साझा करेंगे। यह वीडियो आपके मॉड्यूल नोट्स बनाने व टेस्ट एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी लाभदायक होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक व शेयर भी अवश्य करें। तो मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, मेरा आपसे और एक निवेदन है। मॉड्यूल के नंबर ऐप पर अलग अलग भी हो सकते हैं। किसी राज्य पर विषय पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा हो सकता है मॉड्यूल नंबर 3 पे हो या मॉड्यूल नंबर 5 पे हो। तो मैं जो सब्जेक्ट या विषय की चर्चा कर रहा हूँ उसे ध्यान जरूर रखें। मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, इस मॉड्यूल से जुड़ी अन्य बातों को व आपके अमूल्य सुझाव को आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। यह वीडियो मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा आपने क्या सीखा व महत्वपूर्ण तथ्यों को रेखांकित करेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम मॉड्यूल 1 पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा आपने क्या सीखा, यहाँ पर हम महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बातें या इस पीडीएफ से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो आप अध्ययन के दौरान सीख रहे हैं और उन बातों को आप नोट्स बनाने में भी अच्छे से आपको मदद मिलेगी, इसे देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैं पीडीएफ पे अंडरलाइन करके रखा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर एक कोटेशन है कि बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचें, ना कि ये कि क्या सोचें। ये कथन है मार्गरेट मीड। ये मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया। बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए कि कैसे सोचें, ना कि ये कि क्या सोचें। तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर एक एक पेज से अंडरलाइन कर आपसे चर्चा करेंगे। पाठ्यचर्या, देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE 2009, ये यहाँ पर एक रेखांकित बिंदु है। एक कोटेशन यहाँ पर और है, यदि कुछ बच्चे हमारे सीखने के तरीके से नहीं सीख सकते हैं तो शायद हमें उन्हें उनके सीखने के तरीके से सिखाना चाहिए। बहुत ही अच्छा कोटेशन है, इग्नासियो एस्ट्राडा का कथन है ये। अब यहाँ पर एक रेखांकित बिंदु और है, यह सामग्री राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, विशेष रूप से NCF 2005। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005, ये बिंदु भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में घोषित की गई। अब अगले पेज पर हम चलते हैं। ये क्रम मैंने आपसे इसलिए पढ़ा पूर्व में। ये देखिए, एक प्रश्न पे ऐसा क्रम पूछा गया था कि पहले क्या आएगा। तो देखिए, पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति आएगी, फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, फिर पाठ्यचर्या, फिर पाठ्यक्रम, फिर पाठ्यपुस्तकें, फिर शिक्षक सहायक सामग्री और फिर सीखने के प्रतिफल। ये रेड लाइन पर मैंने अंडरलाइन किया है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2019 के प्रारूप जो अभी 2020 में आई है, उसका प्रारूप 2019 में बना है। इस बात को आप जान लीजिए। इससे पहले 1968 और 1986 पर 2 राष्ट्रीय नीतियां लाई गई थी। 1968 में एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई सर्वप्रथम और दूसरी 1986 में आई। वर्ष 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की एक राष्ट्रीय व्यवस्था पर जोर दिया गया था, जिसके अंतर्गत जाति, मजहब, स्थान या जेंडर की परवाह किए बिना सभी विद्यार्थियों की एक निश्चित स्तर तक तुलनीय गुणवत्ता की शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात कही गई। उसके बाद एक अंडरलाइन
मैंने किया है राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो हमारी है वो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर आधारित होगी और सभी शैक्षिक कार्यक्रमों को धर्मनिरपेक्ष मूल्यों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप चलाया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों का उल्लेख है, ये बात आप जान सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर हम जाते हैं। 1986 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ओर बढ़ते हैं। अभी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है उसका प्रारूप 2019 में लाया गया और अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में घोषित की गई। तो 1986 की शिक्षा नीति में प्रस्तावित स्कूली संरचना 10 धन 2 धन 3 थी। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको फिंगर से भी दिखा रहा हूँ। 10 धन 2 धन 3 थी 1986 की शिक्षा नीति, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अभी वर्तमान में 5 धन 3 धन 3 धन 4 संरचना है। ये बात भी आप जान सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक ऐतिहासिक अवलोकन एनसीएफ 2005 एक ऐतिहासिक दस्तावेज है और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी और 1975 में पहली पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई थी। तो एनसीईआरटी की स्थापना आप जान सकते हैं 1961 में हुई थी और 1975 में पहली पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुवर्तन में राष्ट्रीय एनसीईआरटी ने 1988 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नामक एक और पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की। तो इस तरह आप जान सकते हैं पहली पाठ्यचर्या 1975 में और 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नामक एक और पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की और इसके पश्चात वर्ष 2000 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार की गई। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, आप इन्हें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन से जोड़ना, सुनिश्चित करना कि यह अधिगम रटने की विधियों से परे है, पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित न रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके, परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्ष के जीवन के साथ समेकित करना और देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरोकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। एनसीएफ 2005 आप भली भांति जान लीजिए और निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के बाल अधिकार अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया है। एनसीएफ जोर किस पर देती है, ये देखिए अंडरलाइन मैंने किया है। एनसीएफ पाठ्य पुस्तकों से परे जाने के लिए शिक्षकों की भूमिका पर जोर देती है, पाठ्य पुस्तकों से परे, ताकि बच्चे अपने स्वयं के अनुभवों से रोल प्ले, ड्राइंग, पेंटिंग, ड्रामा, शैक्षणिक भ्रमण और प्रयोगों के संचालन के माध्यम से सीख सकें। पाठ्य पुस्तकों से परे। एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन को अधिगम और कक्षा की अंतर्निहित प्रक्रियाओं के रूप में देखने की जरूरत पर भी जोर दिया गया है। तो एनसीएफ में मूल्यांकन को अधिगम और कक्षा की अंतर्निहित प्रक्रियाओं के रूप में देखने पर जोर दिया गया है। एनसीएफ 2005 में देखिए एक अन्य बिंदु है, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण शास्त्र पर प्रकाश डाला गया है। मतलब हमारा जो शिक्षण शास्त्र है वो विद्यार्थी केंद्रित होगा और पाठ्य योजना को तैयार करते समय, विकसित करते समय भी विद्यार्थी पर ध्यान केंद्रित हो। उदाहरण के लिए यदि हम प्राथमिक स्तर पर पौधों के बारे में एक विवरण शामिल करना चाहते हैं तो पाठ्यक्रम को उन पौधों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो बच्चे अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनके बारे में पता कर सकते हैं। अब अगले बिंदु पर जाते हैं तो कौशल के बारे में यहाँ पर बात है। पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, यह समस्त पाठ्यचर्या क्षेत्रों में बच्चे की प्रगति में योगदान करते हैं। ये 4 कौशल है, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। अतः इन्हें पाठ्यचर्या की योजना का आधार होना चाहिए। तो एनसीएफ में इस पाठ्यचर्या क्षेत्रों पर भी ध्यान आकर्षित किया गया है। अब हम जानते हैं पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या क्या है? हम जानते हैं कि विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाली सभी गतिविधियां पाठ्यचर्या पर केंद्रित होती है। तो विद्यार्थियों के समग्र विकास में योगदान देने वाली गतिविधियां ही पाठ्यचर्या का हिस्सा है। अब जानते हैं पाठ्यक्रम।
पाठ्यक्रम कक्षावार और विषयवार पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची प्रदान करता है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, यह वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको मॉड्यूल 1 की संक्षिप्त बिंदुओं की सारी जानकारी देगा और आप इसे एक रिवीजन के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। पाठ्यपुस्तकें। पाठ्यपुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल विषयों विषय वस्तु पर सामग्री प्रदान करती है। पाठ्यपुस्तकें पाठ्यक्रम में शामिल विषयों और विषय वस्तुओं पर सामग्री प्रदान करती है। तो इस तरह हम ये अब यहाँ पर है सीखने के प्रतिफल। तो एनसीईआरटी ने सीखने के प्रतिफल को विकसित किया है, जो पठन सामग्री को रटकर याद करने पर आधारित मूल्यांकन से दूर हटाने के लिए बनाया गया है। सीखने के प्रतिफल मतलब बच्चे रटने के बजाय पठन सामग्री को रटने और याद करने पर आधारित मूल्यांकन से दूर हटाने के लिए सीखने के प्रतिफल को बनाया है। योग्यता सीखने के प्रतिफल योग्यता आधारित मूल्यांकन, बच्चे की योग्यता आधारित मूल्यांकन पर जोर देकर शिक्षकों और पूरी व्यवस्था को यह समझने में मदद की गई है कि बच्चे ज्ञान, कौशल और सामाजिक व्यक्तिगत गुणों और दृष्टिकोण में परिवर्तन के मामले में वर्ष के दौरान एक विशेष कक्षा में क्या हासिल कर सकेंगे। मतलब सीखने के जो प्रतिफल हैं वो ज्ञान और कौशल से परिपूर्ण है। बच्चा एक वर्ष में योग्यता मूल्यांकन के अनुसार क्या सीख रहा है, ये सीखने के प्रतिफल से मतलब है। अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसे भी आप जान लीजिए, शॉर्ट फॉर्म में इसे CWSN कहा जाता है। कुछ बिंदुओं के शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है, मैं एक वीडियो पे उनके एब्रीविएशन के डिटेल्स भी आपको दे दूंगा ताकि आप उनके डिटेल्स भी जान सकें। उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सब मॉड्यूल के या प्रमुख मॉड्यूल के जो शॉर्ट संक्षिप्त रूप आते हैं उसकी डिटेल्स आप जान सकें। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, ये भी एक मॉड्यूल पे उल्लेख है, एक मॉड्यूल इस पे केंद्रित है ICT, इस पर भी हम बात करेंगे। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। अब देखिए दी एनिमल स्कूल, इसको भी जान लीजिए। मॉड्यूल 1 पे दी एनिमल स्कूल का एक वीडियो है, तो आप एनिमल स्कूल जानिए, जिसमें एक बतख को दौड़ने के लिए कहा जाता है। तो वह तैरने में तो उत्कृष्ट था पर दौड़ में वह पीछे रह गया। तो ये हमारी आज की शिक्षा प्रणाली दी एनिमल स्कूल ना बने, हमें बच्चों की इनकी योग्यताओं को पहचानना है, इसलिए मैं एनिमल स्कूल को यहाँ पर रेखांकित कर रहा हूँ। ये जॉर्ज रिएविस की काल्पनिक कहानी दी एनिमल स्कूल का एक रूपांतरण, जिसे मूल रूप से 1940 में लिखा गया था। दी एनिमल स्कूल, जॉर्ज रिएविस, यहाँ पर देखिए। अब इसके पश्चात हम यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं PDF पे सारे मार्किंग कर चुका हूँ। शिक्षक अनजाने में ही औपचारिक और अनौपचारिक रूप से अपने स्वयं के सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप जेंडर आधारित दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यहाँ जेंडर को लेकर एक दृष्टिकोण की बात की गई है कि हम पूर्व सामाजिक मान्यताओं के अनुसार या अपने सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप जेंडर आधारित दृष्टिकोण विकसित कर लेते हैं। इसलिए शिक्षकों को कक्षाओं में प्रवेश करने से साथ ही अपने पूर्वाग्रहों को और जेंडर आधारित दृष्टिकोण को छोड़ देना चाहिए, ये बात यहाँ पर कही गई है। अब यहाँ पर देखिए समावेशी कक्षा, हाल ही में पारित RPWD अधिनियम 2016, ये एक अधिनियम है, इसे जान लीजिए। हिंदी में दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016। अगर आपको प्रश्न पूछा जाता है दिव्यांगजन अधिकार कानून कब का है, तो 2016 के रूप में जाना जाता है। समावेशी शिक्षा को ये परिभाषित करता है। तो समावेशी शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ शिक्षा की ऐसी प्रणाली से है जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं और शिक्षण अधिगम व्यवस्था को विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक भी उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। ये समावेशी शिक्षा की परिभाषा है। जेंडर संवेदनशीलता भी आप जान जाएंगे, इसको जब अध्ययन करेंगे तो जेंडर संवेदनशीलता की भी इसमें बात है। जेंडर पे हमको पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना है। अब देखिए
एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर एनसीएफ मूल्यांकन के लिए क्या कहता है इसको हम ध्यान देंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य यह नहीं है कि बच्चों को भय के वातावरण में पढ़ने के लिए मजबूर करना, धीमा सीखने वाले विद्यार्थियों, अव्वल आने वाले विद्यार्थियों या समस्या वाले बच्चों के रूप में विद्यार्थियों को पहचानना या लेबल करना, ये मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं। आप ध्यान रखिए, जैसे कि हम अधिकांशतः कई बार ऐसा करते हैं कि लेबल लगा देते हैं कि धीमा सीखने वाले, अव्वल आने वाले या फिर समस्या वाले बच्चे, तो ये लेबल हमको नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसी श्रेणियां बच्चों में अलगाव पैदा करती है और सीखने का दायित्व तो पूर्णतः बच्चों पर डालकर उन्हें शिक्षण शास्त्र की भूमिका और उद्देश्य से अलग कर देती है। इसलिए हमको लेबल नहीं लगाना है, ये एनसीएफ के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। अब यहाँ पर हम निष्कर्ष की ओर बढ़ेंगे। तो निष्कर्ष ये है कि यह मॉड्यूल विद्यालयों को समावेशी बनाने के काम में लगे हुए शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों की अपने कार्य हेतु उस आवश्यक ज्ञान और दृष्टिकोण और कौशल प्राप्ति में मदद करेगा जो विद्यार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए जरूरी है। तो हमको विद्यालयों को समावेशी बनाने में, ताकि प्रत्येक बच्चे बिना तनाव के या बिना लेबलिंग के सीख सकें और बच्चे एक समावेशी शिक्षा ग्रहण कर सकें और कक्षा में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और दूसरा, विद्यालय में विद्यार्थियों की विविधता को संबोधित करने हेतु व्यवहार हो। मतलब विविधता वाले अगर बच्चे हैं तो ऐसा व्यवहार हो कि हमको सभी बच्चे को विविधता की उनकी योग्यता को पहचानना है। तो मित्रों, यह थी मॉड्यूल 1 की कुछ महत्वपूर्ण बातें, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं और इस मॉड्यूल से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित कर मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपके कमेंट्स बॉक्स में सुझाव हेतु आमंत्रित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू। अगले मॉड्यूल की चर्चा को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो पे आपसे मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद और थैंक यू।